नैतिक मुद्दे का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि अपने लाभ के लिए, अपने लिए उत्पादों को प्राप्त करने के लिए हम ऐसे जो जानवर हैं, पशु हैं, उन पर लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनका ट्रांसजेनिक बना रहे हैं, उस पर प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे जीवों की मृत्यु हो रही है। तो ये बताओ, ये एक तरीके से ही नैतिक रूप से ही सही है कि गलत है? ये तो एक तरीके से गलत है। गलत है कि नहीं है? क्योंकि तुम प्रयोग करने के चक्कर में दुनिया से दूसरे प्रजातियों को तुम समाप्त कर रहे हो। अब इसको यदि खुला छोड़ दिया जाए तो क्या हो कि जे मन में आए, जो जे मन हो, जो एक्सपेरिमेंट करे, कुछ ना तो ये भी लेके सोचा लाओ मेढक पेट दे के देखते हैं का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए कुछ नियम कानून बनाए हैं, है ना? इसके मुद्दे पर, नैतिक मुद्दे पर उसका एक विशेष कमेटी बनाई है, जो कमेटी इस बात को देखती है। आपको किसी भी चीज पर रिसर्च करना हो इस तरह के तो उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। वो आपको बताएगा कि इतने जंतुओं या इतने पादपों पर आप प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं कि लगे हैं तो लगे हैं, मार रहे हैं, एगो मरा, दो गो मरा, दो 10 गो मरा, 50 गो मरा, सब मरते रह जाओ। पूरी लड़की कल से आगे बैठेगी जरा, ठीक ना? तुमको बोल रहे हैं, वो पीछे वाला के नहीं। तो देखो, नैतिक मुद्दे में क्या है कि इन चीजों को देखता है बाबू एक संगठन तुम्हारे देश में है, कौन? जीएसी। जीएसी का पूरा नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है, मैंने यही अप्रूवल देता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये अप्रूवल नहीं दिया तो आप यदि एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कानूनी अपराध है, उठा के पुलिस ले जाके। तुमको पता है जानवरों को मारना का जो केस है मनुष्य से ज्यादा खतरनाक है। जरा आप देख लो कि सलमान खान को काला हिरन के मारे में फंसा है, जो आज तक बेचारा के मिल गया है। वो तो और एगो है कौन, बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई कह दिया है कि आज मारे कल मारे तो मार ही देंगे। देखिए, बिश्नोई जाति के लिए जो काला हिरन है वो भगवान का रूप है, माने उसकी पूजा वो लोग करते हैं। और मार दिया था, हम मार दिया था फुलो फुलो में ही। हीरो था, सोचा क्या होगा हमारा। तो देखो, ऊपर देखो सारी बात वही लिखे कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवों पर विभिन्न प्रकार का परीक्षण करता है। परीक्षण के दौरान जीवों जैसे चूहे, बंदर, खरगोश को तरह तरह की यातनाओं से क्या होना पड़ता है। आप कल्पना करो, तो उसको मलेरिया के चेकअप के लिए पहले उसको मलेरिया पीड़ित बनाया है, तब बताओ मलेरिया उसको हो गया है, तापमान हाई, बेचारा दिमाग उमाग को कर ठंडा हो ले हो। अब तो उसको मलेरिया की दवा देख के चेक कर रहे हो कि काम करता है कि नहीं। तब बताओ, तू अपना लिए उसको यातनाओं से गुजार रहा है, अगर उसी में दवाई इफेक्टिव रहा तो ठीक है, इफेक्टिव ना रहा था बेचारा चल ही ना जाएगा। तो देखो, तो ही लिखे कि तरह तरह की यातनाओं से गुजरना पड़ता है। इस प्रकार मानव जाति द्वारा जीवधारियों से लाभ प्राप्त करने के लिए उसका क्या होता है, दोहन होता है ना। इन अमानवीय क्रियाकलापों, क्योंकि मानवीय तो नहीं इसको कर सकते हैं, तो इन अमानवीय क्रियाकलापों को रोकने के लिए कुछ नैतिक मापदंड का होना क्या है, आवश्यक है ना, ताकि अनैतिक चीजें ना हो ज्यादा। तो इन कार्यों के मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने एक संगठन की स्थापना की है, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी कहते हैं, है ना। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। क्या क्या काम करता है? तो पहला करता है जेनेटिक रूपांतरित शोधों को वैधानिकता प्रदान करना। मैंने ये कौन सा रिसर्च होगा इसको वैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त करेगा कि रिसर्च होगा, ये नहीं, ये होने की कोई जरूरत नहीं है। कल्पना करो, मलेरिया की कारगर दवा बहुत सारे मार्केट में उपलब्ध है ना। अब कोई कारगर दवा है जो 10 दिन में तुम मलेरिया ठीक कर रहा है, अब तू ऐसा दवाई बनाना चाह रहा है जो 15 दिन में ठीक हो मलेरिया, तो सरकार उसको अप्रूवल नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आपसे बेहतर पहले मार्केट में मौजूद है। तो आपको अप्रूवल दे के समझो आओ दो चार वो जंतु को मारना, वो नहीं चाहेगा। दूसरी बात, तो जेनेटिकली रूपांतरित जीवों का जन सेवाओं के लिए सुरक्षित उपयोग का क्या करना, आकलन करना। आकलन में कितनी संख्या में हम उसका रिसर्च करेंगे ये वही तय करेगा। कौन? जीईएसी। अब देखो, अब कल्पना करो, ध्यान देना, कल्पना करो कि कोई रिसर्च तुमने किया। कल्पना करो तुम्हारे देश में तुम एक कंपनी बनाए, मान लीजिए बिरला फूड कंपनी। समझ में आई बात?
अब बिरला फूड कंपनी के नाम से तुमने कंपनी बनाया, तुमने सरकार से अप्रूवल लेकर रिसर्च किया, रिसर्च में तुमने ऐसे धान को विकसित कर दिया, कल्पना करो, जंतु में नहीं कि गाय विकसित, चलो ऐसे गाय को विकसित कर दिए जिसमें 1 लीटर दूध में समझिए आधा केजी घी निकलता है, मैंने वसा की मात्रा उसमें बहुत ज्यादा है। तो तुमने इसको बनाया तो सरकार की ओर से जैव पेटेंट मिलता है। जैव पेटेंट का मतलब जैव एकाधिकार। एकाधिकार मिलने का कारण चाहिए, ये कारण है कि ताकि दूसरा उस पर रिसर्च ना करे। उससे क्या है, जंतुएं नहीं मरेगी, साथ में तुमने यदि इसको बनाया है तो तुमको उसका लाभ मिलना चाहिए। तो इसलिए तुम्हारे कंपनी को सरकार जैव पेटेंट दे देगी। जैव पेटेंट मतलब जैव एकाधिकार। अब क्या है कि तुम ऐसी ट्रांसजेनिक गायों को केवल तुम ही विकसित कर सकते हो, कोई दूसरा कंपनी कोई दूसरा नहीं विकसित कर सकता है। सरकार मार के माथा फोड़ देगी, छोटा कहीं का काम किया कोई रे, रिसर्च किया कोई, आवाम खाएगा तुम नहीं। वो कब कर सकता है, जब तुमसे अनुमति ले और तुमने उस चीज के लिए कहा कि ठीक है तू भी बेचो, ये कोई करेगा? तो देखो, तो आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फूड तथा औषधियों का जन सेवाओं में उपयोग के लिए दिए गए पेटेंट की समस्या आ रही है। पेटेंट का समस्या क्यों आ रही है तुमको आगे समझोगे। उदाहरण के लिए बासमती धान अपने सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है और इसकी कितनी 27 किस्में भारत में क्या की जाती है, उगाई जाती है। अब क्या है कि कल्पना करो कि इसको छोड़कर कोई दूसरा देश इसको उगाना चाहा तो उसको भारत से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन जैव पेटेंट ऐसे नहीं मिलता है, उसके कुछ कारण हैं, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। आप कल्पना करो कुछ कई मुद्दे ऐसे हुए, जैसे धान का ही मुद्दा है, इस पर बासमती को लेकर ही अमेरिका की कोई कंपनी को मिल गया था जय पेटेंट। तो भारत तो इसका विरोध करेगा कि भाई तुम्हारे यहाँ आज तुम बासमती उत्पन्न कर रहे हो, हम त्रेता युग से बासमती उत्पन्न कर रहे हैं, तो एकाधिकार तुमको कैसे मिलेगा, हम भी उसको बनाएंगे नहीं, किसे बनाएंगे। तो देखो कई ऐसे मुद्दे आए, तो आपसे पूछा जाता है बायो पेटेंट या जैव पेटेंट क्या है, तो एक लाइन में परिभाषा दे दोगे कि पेटेंट वह अधिकार है जो सरकार द्वारा किसी आविष्कारक को क्या किया जाता है, दिया जाता है, जिसके अंतर्गत कोई भी अन्य उस पेटेंट को बिना आविष्कारक की अनुमति का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, कोई उसका फिर से बना नहीं सकता है। बायो पेटेंट के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों के स्ट्रेन, जीएमओ, डीएनए अनुक्रम, जैव प्रौद्योगिकी की विभिन्न विधियां, उत्पाद एवं उनके व्यवहारिक उपयोग शामिल है। ऐसा नहीं कि जीव ही नहीं, उस जीव के लिए जिसने उस जीन को बनाया, जिस डीएनए को उसने बनाया है ना, या जिस जीव को बनाया, कोई भी चीज का कोई दूसरा कोई बिना उसकी अनुमति के नहीं प्रयोग कर सकता है। यह है जैव पेटेंट। लेकिन जैव पेटेंट के बीच विवाद, कई विवाद आए। जैसे उदाहरण के लिए कुछ विवादों को हम दिखाते हैं कि सन 1977 में अमेरिका की कंपनी ने बासमती धान का क्या करा लिया, पेटेंट करा लिया। उसने एक नए बासमती का रिसर्च किया, नया बासमती बना दिया, कहा बासमती सुगंधित चावल होता है, हमने बनाया, इसलिए हमको एकाधिकार मिलना चाहिए। अमेरिकी सरकार उसको एकाधिकार दे दिया जय पेटेंट। अब दुनिया में कोई नहीं बना सकता है। भारत के साथ समस्या थी, भारत पहला ही से, तब भारत समझाया वहां के कोर्ट को कि गधा है ही, आपका देश बताइए। कहता है कि बासमती को हम बायो पेटेंट दे देंगे, कैसे दे देगा भाई, तो आज बायो पेटेंट की नई तुम किस्म बनाया, और हम बहुत तरह की बासमती की किस्में पहले से ही हमारे यहाँ बनते आ रहा है, हमारे पूर्वजों से ही चल के आप देखिए, बहुत पुराने पुराने हमारे पास ये है। तो अमेरिकी सरकार ने, अमेरिकी के जो कोर्ट ने उस जैव पेटेंट को क्या किया, रद्द किया, नहीं भारत बना सकता है। समझ में आई बात। तो ये देखो 1977 में अमेरिकी कंपनी ने बासमती धान का पेटेंट करा लिया। पेटेंट के बाद बासमती किस्म का विक्रय का अधिकार केवल उसी कंपनी को मिल गया। भारत सरकार ने पहल की तथा उस पेटेंट को अमेरिकी कोर्ट के माध्यम से क्या कराया, रद्द करवाया, क्योंकि भारत में कई तरह के, तो एक तरह के बासमती छोटा गाय का उत्पन्न किया है, 27 तरह के बासमती हम अपने उत्पन्न करें पहले से। इसी तरीके से 1995 में अमेरिका ने नीम में पाए जाने वाला एंटी फंगल एजेंट का पेटेंट यूएसए के द्वारा करा लिया। जानते हो कि नीम जो तुमको खुजली हो गया है, दिनाय हो गया है, कलकल हो गया है, तो नीम वाला, नीम लगा के नहा लो तो समझो, तो नीम का पत्ता उस पर एंटी फंगल काम करता है। देखते हो कि किसी किसी को घाव हो जाता है तो ओकरा पर नीम के पत्ता रख लेता है पीस के, बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, एंटी फंगल गुण है उसको। अब इस गुण को वहां के एक, कहाँ के, अमेरिकी एक कंपनी के अंशु तो कल से बाहर आगे बैठेगी, कोई पीछे नहीं बैठेगी, पीछे कोई नहीं बैठेगी, सब जरा आगे बैठो तो जरा।
पीछे कोई नहीं बैठेगी, वो पीछे सब एक एक ग्रुप के लड़कन बैठती है। अब बिना मतलब के हम ही एक दिन लोग के कह दिए हैं और उसके लोग नाजायज पैदा, सब जरा आगे बैठेगी। आगे से इधर से फुल रहना चाहिए, उधर कोई नहीं रहेगा। ध्यान देना। तो ये जो एंटी फंगल समझो उसके जो रसायनों को उसने जय पेटेंट करा लिया था। अब क्या दिक्कत थी कि भारत तब नीम संबंधी औषधियां नहीं बना सकता था। अब तू बताओ, भारत के जो आयुर्वेद के क्षेत्र में त्रेता युग से नीम का इस्तेमाल होता आ रहा है। भारत की पुरानी किताबों में चर्चा है, पुरानी जितनी भी वैदिक किताबें हैं उसमें चर्चा है कि ये चीज में नीम का पत्ता लगाना चाहिए। चरक जैसे लोग, जो तुम जानते हो चरक का धनवंतरी आज थे, उन लोगों ने आज से समझो नीम के पत्तों का इस्तेमाल किया था। तो ये एंटीसेप्टिक गुण तो भारत बहुत पहले से जानता है जी। तो इसलिए भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। तो भारत, तो देखो, तो भारतवर्ष में सदियों से होता आ रहा है ना इसका प्रयोग। चूंकि नीम का प्रयोग भारतवर्ष में सदियों से होता आ रहा है एवं ग्रंथों में इसका क्या है उल्लेख। तो भारत ने अपना ग्रंथ लेके गया, पुराना पुराना कहाँ, अमेरिकी कोर्ट का देखो जरा, तो राज बनाया है। हम बहुत पहले से ही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए उस पेटेंट को क्या करा दिया गया, निरस्त करा दिया गया। अमेरिकी कोर्ट ने दावा किया, अमेरिकी कोर्ट में भारत ने यह दावा किया, वो क्या हो गया, निरस्त हो गया। इसी तरह हल्दी को भी पेटेंट करा लिया था, याद रखना। हल्दी में भी बहुत सारी औषधीय गुण होता है। जैसे तुम देखते हो कि कासिर का वो गर्म होता है, सर्दी हो हल्दी वाला दूध पी लो तो कम जाता है, तो उसको ही पेटेंट करा दिया। ऊपर छोटा कहीं काम, लोग बचपन से यहाँ शादी होता है तो यहाँ सुंदरता के लिए लोग हल्दी लगाते हैं, भारत में आओ। और तू बात करता है आज के होकर पेटेंट करवा लेगा, पेटेंट करवा लेगा। लाओ किताब लाओ रे, और यहाँ के पुराने पुराने ग्रंथ लेकर फिर जाया गया, छोटा कहीं का। देखिए, कुल मिला के बात ये हुई अंततः कि आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत का कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में। आयुर्वेद कोई भी जड़ी बूटी वाले संबंधी जो ये वो चीज है ना, कोई देश पेटेंट नहीं करा सकता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा औषधीय पेड़ भारत में पाई जाती है। आज सबसे ज्यादा जड़ी बूटी से, आज से नहीं, बहुत पुराने जमाने से हम लोग दवाइयां बना रहे हैं भारत में। देखिए ना, एक आयुर्वेद का पूरा डिपार्टमेंट ही है। तो इसलिए जड़ी बूटी वाला जितना पेटेंट था ना, सब भारत धीरे धीरे सब रद्द करवा दिया है। तो नहीं, ये सब का अधिकार तुम लोग के कैसे मिलेगा, पहले से हम कर रहे हैं यूज। हम ना, तुम्हारे आसपास ज्यादा नहीं एलवीरा, तो कोई देश एलवीरा का पेटेंट करा ले कि इसको लगाने से इसके जो जीन है इतने अच्छे हैं कि ये फलाने या ढिकाने जीन जो हैं, ये इसके लिए उत्तरदायी है कि ये सुंदरता को बढ़ाता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है। पेटेंट करा लेगा, करा लेगा, और है ही ना, कराएगा तुरंत ही भारत सरकार पहुंच जाएगा किताब कॉपी लेके पुरानकन ग्रंथ। तो देखो तो जरा रे, हम लोग एक कब के ऋषि मुनि लिखे हैं कि मुंह में लगाने से ये बीमारी ठीक होती है, माथा में लगाने से ये ठीक होता है, खा जाने से ये बीमारी ठीक होती है। तो इसका तो पूरा हम लोग पुर्जे पुर्जे जानते हैं। अब तू खाली दिखाया है कि ई जीन है वो जीन, हटाओ इसको। तो ये आप समझ गए बाबू, नैतिक मुद्दे क्या थे, आणविक निदान क्या होता है, और जैव पेटेंट क्या होता है, जैव पेटेंट में क्या समस्याएं हैं। समस्याएं वही लड़े वाला है। अब हमें समझना है बायोथिक्स। देखो, बायोथिक्स क्या है, बायो इथिक्स समझते हो ना, इथिक्स का मतलब क्या होता है। समान भाषा में इथिक्स एक तरह का वचन है, प्रवचन है, एक चीजें हैं। तो देखो, तुम पढ़ लिया नैतिक मुद्दे, तो नैतिक मुद्दे के अनुसार तो तुम कह सकते हो कि हाय हाय हम लोग जंतुओं को मार देते हैं, तो ये चीज होना नहीं, नहीं करोगे तो खुद मरोगे। अरे, बीमारियों का यदि रिसर्च नहीं करोगे, बीमारियों की दवाइयां तुम नहीं ढूंढोगे, तो एक दिन मानव के ही अस्तित्व पर खतरा है। तो इसीलिए ये मान लेना कि हाँ जंतुओं को हम कष्ट न दें, ये बायोलॉजिकल या साइंटिफिक रूप से कभी संभव नहीं है। जो गांव में या कहीं ऋषि मुनि ये वो बाबा आवा कर लावा करते रहता है कि हाँ ये चीज नहीं होना चाहिए, जीवों को दुख नहीं होना चाहिए, नहीं, दुख हम देंगे ही, नहीं कैसे देंगे, यदि नहीं देंगे तो अपने जीवन को खतरा है। हाँ, नैतिक मुद्दे इस पर यह है कि उनको कम से कम तकलीफ हो। लेकिन तुम ये कहोगे कि हाँ आज से हम, तुम सोचो तो कि दुनिया के सारे लोग शाकाहारी हो जाएं तब क्या होगा।
सारे लोग शाकाहारी हो जाएं, एक वो नॉनवेज नहीं खाए। जो बाबा जो कहता है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, है ना, सारे के सारे लोग बताओ शाकाहारी हो जाएंगे, प्रकृति संतुलित रहेगी। जितने भी मांसाहारी जीव हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, हमारे लिए भोजन घटता जाएगा। कैसे जियोगे भाई? अब बकरी ज्यादा बढ़ गया तब फसल ज्यादा नष्ट करेगा जी, अब फसल ज्यादा नष्ट करेगा तब तू को चिखाएगा, तोर चीज तो कौन खा जा रहा है? कहने का मतलब हमें करना ही है, यही है कि संतुलित अवस्था में होनी चाहिए। अब ऐसा हो कि टोटल के टोटल मांसाहारी, तो वो भी खतरा है। तो बायोथिक्स में इसी बात को बताया गया कि एक मानक होनी चाहिए, एक हम मानकता ये बात कहता है कि हम कष्ट पहुंचाएंगे लेकिन सीमित तौर पर। तो देखो बायोथिक्स में क्या कहा गया कि जैविक क्रियाकलापों से संबंधित क्रिया के नियंत्रण के लिए हमारे द्वारा चलाए गए मानक बायोथिक्स के अंतर्गत निम्नलिखित चीजें आती है बाबू। पहला क्या, बायोथिक्स के अंतर्गत क्या आता है कि मानक चीजें कि क्या करना है। जैसे देखो कुछ लोगों का इस प्रकार शोधों के कारण जंतुओं को अधिक कष्ट होती है। लोग मानते हैं कि जितने जो बायोटिक्स या कहिए जितने भी रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी से हो रहे हैं उससे जीव जंतु को ज्यादा कष्ट होता है, किंतु अधिकांश लोग मानव कल्याण की भलाई के लिए जंतु की यातना देना स्वीकार करते हैं। हम कह रहे हैं कि स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, कोशिश ये करेंगे कि हमसे कम उनको कष्ट, मानवता यही कहता है, बायोटिक्स यही कहता है कम उसको कष्ट हो, कम जंतु मरे। लेकिन ये कहते कि नहीं एक भी जंतु पर रिसर्च करेंगे ही नहीं, तक एक आदमी पर करेगा, तब मालूम हुआ कि एगो जीव ऐंठ के मर गया, एगो मुंह ऐंठ के मर रहा है, पता नहीं चल रहा है। मालूम हुआ कि हाँ 5 साल में दुनिया की आबादी आधी हो गई, का है रिसर्च में आधा मर गया। दूसरी बात, इन शोधों के कारण जंतु को सिर्फ कार्यशाला के रूप में देखते हैं, है ना। लोग वर्तमान समय में बायोथिक्स ये है कि जीव जंतुओं का जैसे हॉट स्पॉट क्षेत्र है, तो वहां के जो जंतु हैं जीव है उनको केवल रखा गया है किस लिए, तुम पढ़े होगे या पढ़ोगे हॉट स्पॉट है वो चैप्टर में, कि पढ़ोगे इस बात को कि वो एक रिसर्च पॉइंट है, जीवों पर रिसर्च करना है, वैज्ञानिक वहां पहुंचेगा। इसका मतलब देखा ही जाता है कि रिसर्च जगह है, वो रिसर्च है, रिसर्च जितना होगा जो इसी पर होगा, इसलिए उसको कार्यशाला माना जाएगा, मैंने प्रैक्टिकल केंद्र है पेड़ पौधे जो दूसरे जीव जंतु हैं। जो तीसरी चीज क्या, बहुत से लोग ये मानते हैं कि जंतुओं को ये मानव के समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए, लेकिन क्या ये सत्य है? लोग दुनिया में ही है कि लोग होना चाहिए, करते नहीं है। देखो लिखे कि परंतु अधिकांश समाज में जंतुओं को मानव की तुलना में नीचे समझा गया। जैसे मानव से तुम्हारी तुलना उतना छोड़ दो ना, थोड़ा जानवर से तुलना कर देता है जो तो गोसी आ जाता है। तुमको कोई कह दे कि लगता है तो कुत्ता है रे, है कोई दोस्त तरह बोल देता, कहेगा कि हम कुत्ता जे हम कुत्ता हैं, तो ही होगा कुत्ता। इसका मतलब क्या है, उसको इस बात को बुरा लग रहा है। तो सोचो कि मानव तो वो जीव है जी जो दूसरे जीव से अपनी तुलना करने पर कोई लड़के रखा दे तो कोई तू नागिन है, बाप रे बापू। हाँ, सिर पे पूरा के पूरा उठा लेके नागिन। हम तो देखते हो ना दूसरे जीव, जब हमको किसी को हम लोगों को डांटना होता है, उसको नीचा दिखाना होता है, तब हम जानवरों से उसकी तुलना करते हैं। जैसे तुम लोग नहीं पढ़ते, कहते हैं गधा कहीं का, तब गधा कहीं का कह रहे हैं तो तुम उसको, सच्चाई है बाबू कि कहीं पर 10 गो जहां पर बैठा हुआ, कहीं तुम हम स्टेज पर हैं कहीं, आप तुमको बुलाएं कि आओ रे गधा कहीं का, तब तुमको लगेगा कि भैया नाम से ना बुलाए हैं कुछ गधा का, तुमको अच्छा लगेगा कि बुरा? तो सोचो मानव वो है बउआ कि दूसरे जीवों से तुलना करने पर वो उसको तकलीफ होता है, अब उसको अपन दर्जा दे देगा? नहीं देता है वो खाली कहता है, खाली ऐसे कि दूसरा जीव हम मुर्गा के मार रहा है तो कहता है कि हाय है हमरे जैसा तो ओकरो प्राण है, बेचारा के मार दिया। अच्छा, अब मार दिया जो कह रहा है वही देखो बाद में जब पक गया है तो वही कसरी लेके तैयार है। हैं, अरे हम ढेर सा साधु के देखे हैं, बढ़िया बढ़िया साधु के देखे हैं। अभी ज्यादा दूर नहीं जाओ, आ रहा है ना सावन, तुम लोग हम लोग जाते हैं ना जी भगवान जी के पास, बिना लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। पंडा लोग देखो देखो खूब खाता है।
तो कहता है कि ओकरा नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। अभी कौन गारंटी है कि स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा? कौन गेट खोलेगा, कौन गेट पे कौन रहता है, किस कौन जानता है? अब देखो बाबू, लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है बायोपायरेसी। देखो, बायोपायरेसी क्या है? इसको जैविक चोरी कहते हैं बउआ। क्या कहते हैं? जैसे तुम्हारे देश का कुछ चीज है, पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, कोई दूसरा देश बिना तुम्हारी अनुमति का, तुम्हारे तुम इस देश के नागरिक हो तो तुम्हारे देश का या तुम्हारी संपत्ति है तो तुम्हारे देश की बिना अनुमति के उसका वो अपने लिए उपयोग कर रहा है, ना उसका कुछ तुमको मुआवजा दिया है, ना कुछ। तो इसी को कहते हैं बायो पायरेसी। समझ में आई बात? खास करके जो कम विकसित जो है उनके साथ जो विकसित देश है वो ये बायो पायरेसी को निभाता है, ज्यादा करता है। तो देखो, हमने यहाँ लिखा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमोदन एवं क्षतिपूर्ति भुगतान के, है ना, जैव संसाधनों का उपयोग ही क्या कहलाता है? बायोपायरेसी। ये पूछा गया क्वेश्चन है बउआ कई बार। जैसे सदाबहार का पौधा, एक एग्जांपल लिए, जैसे सदाबहार कहाँ उत्पन्न होता था? सदाबहार का जो मूल पौधा है बाबू, उसमें दो तरह के एल्कोलाइड पाए जाते हैं, एक बीन क्रिस्टीन और एक बीन ब्लास्टीन। बीन क्रिस्टीन और बीन ब्लास्टीन, ये कैंसर के उपचार में सहायक है। तो बीन क्रिस्टीन को एली लेली जो कंपनी, याद करो, एली लेली कंपनी ने पेटेंट करा लिया। अब पेटेंट करा के उसका व्यवसायीकरण क्या, मैंने इस रसायन का खूब बेचा है। लेकिन तुम सोचो, इस सदाबहार का पौधा जो मूल रूप से उगता था मेडागास्कर में, इसका मतलब मेडागास्कर के वो पौधा था, उसको 1 रुपया नहीं मिला, जबकि मिलना चाहिए था। मूल वो पौधे का यदि उत्पत्ति स्थल वो है, इसका मतलब जननी वो देश है, तो उसको मिलना चाहिए था कि नहीं? लेकिन यहाँ बायोपरेसी हो गया। समझ में आई बात? जैविक